वेलकम वेलकम बैक एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसका कि नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है ना। एंड ये जो है ना क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आपके शेखावटी मिशन 2025 प्लस में 2024 के दोनों के। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। क्योंकि कभी कभार जो है ना पैटर्न चेंज हो जाता है। 2025 में पैटर्न इनका अलग था, 2024 में इनका अलग था, लेकिन वो बात अलग है कि सामाजिक विज्ञान के अंदर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको दोनों की दोनों डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि अपना कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूटना नहीं चाहिए। तो शुरुआत कर लेते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था भैया? 2000 क्या बोलते हैं 1871 के अंदर जो है जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। और ये अगर आपको इसकी जो है ना पीडीएफ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको आपके मिल जाएगी अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। ठीक है ना। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको इसकी जो है पीडीएफ है वो आपको मिल जाने वाली है। तो अपन चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जिस पे मैजिनी ने की थी। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई? जर्मेनिया जर्मनी का ही रूपक बनेगी, सीधी सी बात है। उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक थी? एक नए युग के सूत्रपात का। ये वाली जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये वाली टिप्पणी किसकी थी? अपने मेटरनिक भाई साहब थे, बहुत ही बढ़िया आदमी, इनकी ये वाली टिप्पणी थी। जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक किसको कहा जाता है? अपने ओटोवन बिस्मार्क भाई थे, इनको कहा जाता है। वीनस मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनी भाई साहब ने की थी। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन सन 1707 के अंदर हुआ था। और राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1789 के अंदर हुई थी। ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुसेफ मैसनी कहाँ का क्रांतिकारी था? इटली का क्रांतिकारी था। नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहली विशेषता ये थी कि जन्म आधारित विशेष अधिकारों को जो है ना समाप्त कर दिया गया था। कानून के समक्ष जो समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया था। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था। यातायात और संचार सुविधा को सुधारा गया था। ये वाला काम उसने बेस्ट किया था, बढ़िया किया था, मतलब एकदम सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। वियना संधि की 2 विशेषताएं बताइए। इस संधि ने यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित कर दी थी। ठीक है। और बुरम्बो राजवंश को शासन करने का पुनः जो है अधिकार दे दिया था। ग्रीम बंधु कौन थे? ग्रीम बंधु जैकब और ग्रीम विलेम जर्मनी के निवासी। उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की थी। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की हैं वे बड़े और बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। ठीक है। रोमानिवाद से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानिवाद अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। इसने एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और भाषा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया था। ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो उन सभी बदलावों को खत्म कर लेना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान आए थे। भविष्य में फ्रांस की सीमाओं को विस्तार करना। नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना। और यूरोप में जो है नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। रूढ़िवाद क्या होता है? कि ऐसी परंपरा जो अपने युगों युगों से चलती हुई आ रही हो। ठीक है ना। जैसे अपने कहते हैं ना, राजस्थान के अंदर भी कुछ ऐसी परंपराएं होती है जो पुरानी मान्यताएं होती है, उन्हीं के वही चलती आ रही होती है। अब लोग उनको बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते हैं। वही होती है रूढ़िवादी। जोल्वेरोइन क्या था? तो जोल्वेरोइन देख लो, 1834 के अंदर पर्शिया की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था, जिसे जोल्वेरोइन के नाम से जानते हैं। जोल्वेरोइन जर्मन के अंदर आपको पता है 39 राज्य थे जर्मनी के अंदर बेसिकली उस टाइम पे। तो उन 39 राज्य जो है वो इसके अंदर सम्मिलित हो गए थे। इस संघ ने जो है शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। मुद्राओं की संख्या घटाकर 2 कर दी थी, 30 जो पहले 30 से भी ऊपर थी। सोल्वेरो ने आर्थिक राष्ट्रवाद के आंदोलन को जन्म दिया था, जिसने इस समय में पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने। इटली के एकीकरण में काउर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट में अपने और ओटोवन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण क्या जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जो है 1848 में जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व को संभाला था और अपनी रक्त और लोहो की नीति अपनाई थी। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट 2024 वाली पीडीएफ के ऊपर। तो ये आ गया भैया अपना नेक्स्ट अपना जो है ना यूरोप में राष्ट्रवाद 2024 वाला अपना बुकलेट आ चुकी है। यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ। जर्मनी के एकीकरण को समझाइए। तो एकीकरण से पूर्व जर्मनी विभिन्न राज्यों में विभाजित था। ठीक है। 1848 से पूर्व जर्मनी में विभिन्न राज्यों, कितने राज्य थे? 39 राज्य थे। ठीक है। परिणाम स्वरूप जर्मनी एक नवीन राज्य के रूप में उदय हुआ। राष्ट्रीयता का विकास। ठीक है ना। अभी अपन इसके पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। राष्ट्रीयता का विकास। तो जर्मनी में मध्यम वर्ग के माध्यम से राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिसने जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो प्रशस्त किया। फिर अपना दूसरा पॉइंट आ जाता है विभिन्न क्रांतिकारियों का प्रभाव। ये बेसिकली अपन चरण पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। उसके अपने जर्मनी के एकीकरण की विभिन्न क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य रखा। यह नया राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता व संगठन निर्माण की विचारधारा
पर आधारित था। फिर अपना आ जाते हैं अपने लेजेंड ओटो वन बिस्मार्क भाई साहब, ठीक है ना। एकीकरण का बिस्मार्क ने जो है बिस्मार्क ने प्रशिया के नेतृत्व किया। ये क्या है? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने प्रशिया के नेतृत्व किया। ये क्या लाइन लिखी हुई है? ये पागल हो चुके हैं ये शेखावटी मिशन वाले। बिस्मार्क ने प्रशिया की सेना तथा नौकरशाही को काम में लेकर अपनी रक्त और लोह की नीति अपनाई तथा डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस युद्ध लड़कर नवोदित राष्ट्र जर्मनी को स्थापित किया। फिर आ जाता है अपना विजय उत्सव, यानी कि खुशियां खुशियां एकदम खुशियों की लहरें चल रही है। 18 जनवरी 1871 को जो बिस्मार्क ने नव स्थापित जर्मनी के संचालन हेतु प्रशिया के राजा विलियम को जो है, विलियम फर्स्ट था, ठीक है ना, विलियम फर्स्ट को जो है ना सम्राट इसका बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानीवाद अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। रोमानीवाद का योगदान वगैरह ये सारी चीजें हो चुकी है। 19वीं सदी में राष्ट्रों का विकास किस आधार पर हुआ था? सबसे पहले जर्मन राष्ट्र का विकास 1800, ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं ना। इटली का विकास देख लेते हैं, यानी कि बेसिकली ये इटली का एकीकरण है। इसको विकास को हटाकर आप यहाँ पे एकीकरण भी चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी कोई आपको हर्ष होना नहीं चाहिए। बेसिकली बात तो एक ही है ना। तो मेज़िनी का योगदान अपन इसके अंदर देख लेते हैं। तो इटली एकीकरण से पूर्व विभिन्न राज्यों में बंटा हुआ था। मेज़िनी जो अपने भाई साहब थे, मैथसिनी भी कहीं कहीं पर इसको लिखा जाता है। यंग इटली का इन्होंने 1831 के अंदर निर्माण किया था। और यंग यूरोप पता नहीं ऐसा कुछ था, उसका निर्माण उन्होंने 1833 के अंदर किया था। मैंने पढ़ा नहीं हुआ था इसलिए मेरे को पता नहीं है। उन्होंने जो है इसका निर्माण कर सार्डिनिया पिडमार्ट के नेतृत्व में एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त किया था। फिर आ जाते हैं अपने कावूर भाई साहब। तो इन्होंने सार्डिनिया पे ये जो है पिडमार्ट के प्रधानमंत्री थे। अतः इसके कूटनीतिक संधि के माध्यम से लोम्बार्डी प्रदेश इन्होंने प्राप्त कर लिया था। फिर आ जाते हैं अपने गैरीबाल्डी, ये लाल कुर्ती सेना वाले भाई साहब थे। दक्षिण इटली को इन्होंने हासिल कर लिया था। फिर आ जाते हैं विक्टर इमैनुअल का योगदान, सार्डिनिया का राजा था, ठीक है ना। और इसे एकीकृत इटली का राजा बनाया गया था। इसने जो है ना 1866 के अंदर वेनेशिया को मिलाया था, ठीक है। कुल मिला के अपना ये जो है खत्म हो जाता है चैप्टर। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।